हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो हम करने वाले हैं एसटेट की हम तैयारी कर रहे हैं और ये आखिरी टाइम आ गया है आपका कि आपको जो है अब सब कुछ जो है अभी तक हमने मैराथन जो अपनी सीरीज़ चलाई थी उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं। बट अब जो आखिरी टाइम आ गया और आप सभी का कहना है कि मैं जो हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप सभी को टफ लग रही है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर ये कहूँ कि एस्टेट की जो इकोनॉमिक्स है उसे मैं पूरी की पूरी जो हो एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, तो वही वीडियो आपके लिए ये मैंने यहाँ पर जो है ये वीडियो है। और इसे जो है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हम हर एक टॉपिक जो इकोनॉमिक्स का जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और हमारे यूनिक क्लासेस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही आपका जो समर्थन है मुझे चाहिए, इतना ही सपोर्ट आपका चाहिए। आप देखो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स जो है, आपको इकोनॉमिक्स जो शब्द है उसी को समझना होगा। कई बार ऐसे होता है कि हमसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको जो हूँ बताती चलूँगी किस टाइप से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से आपके आते रहे हैं। ठीक है, आप देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं उसका हिंदी में अर्थशास्त्र है। और ये जो अर्थशास्त्र है इसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके जो जन्मदाता है वो हमारे एडम स्मिथ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो, जो अर्थशास्त्र है उसे उसके अंतर्गत क्या होता है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय होता है जिसे हम जो है अध्ययन करते हैं उस विषय को। तो उसमें क्या होता है, जो मनुष्य हैं, मनुष्य अपने जो स्रोत हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, उसके पास जो स्रोत होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। ठीक है, स्रोत यानी कि कोई भी जो स्रोत है या फिर जो संसाधन है उसके पास लिमिटेड होते हैं, जिसका यूज़ करके वो अपनी जो खुद की इच्छाएं होता है उसे पूरा करना जो होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, इकोनॉमिक्स में बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि आपके पास जो है 20 रुपये हैं और आपको जो है आपके पास अनलिमिटेड हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको जो है दो जो वस्तुएं वो पसंद में आ गई हैं, दोनों की दोनों 20-20 की हैं। तो अब आपको इन दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सी वस्तु लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्या होता है, हमारे सामने ये होता है कि हम जो मनुष्य हैं हमारे सामने क्या होता है, जो स्रोत है उनमें से हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें जो है अपना जो संसाधन है, अपना जो स्रोत है, उसमें धन भी हो सकता है। ठीक है, तो और भी चीज़ें हो सकती है, उन्हें हम जो है कहाँ पर यूज़ करें जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो सके एक हद तक, क्योंकि इच्छाएं जो होती है अनलिमिटेड होती है, सारी की सारी पूरी नहीं की जा सकती। और आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, उसमें जो संसाधन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ हमें बताई गई है कि ये एक ऐसा विषय है अर्थशास्त्र जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं कि मनुष्य अपनी जो स्रोत हैं, अपने जो संसाधन है उससे जो क्या करता है, चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है, धन का विभाजन करता है कि हम जो पैसे हमारे पास है, जो धन हमारे पास है, उसे हम कहाँ पर यूज़ करें। तो इसका जो विभाजन है वो किया जाता है एक मनुष्य के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, कि हम अपने पैसे को कहाँ पर यूज़ करें जिससे हमारी क्या इच्छाएं पूरी हो सके। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ रहती है और इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कहीं से भी कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। अब देखो, जो अर्थशास्त्र है, जब एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करता है तो उसके सामने दो जो क्रियाएं, व्यक्ति दो क्रियाएं करता है। कौन कौन सी करता है, एक तो आर्थिक क्रियाएं होती है और एक होती है आपकी अनार्थिक क्रियाएं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो होती है वो यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है, देखो आर्थिक क्रियाएं, इसमें आपको नाम से पता चल रहा है आर्थिक क्रियाओं में क्या होता है, व्यक्ति के पास जो भी वो कार्य कर रहा है या फिर जो भी अलग अलग जो भी चीज़ें कर रहा है वो केवल और केवल क्या होता है, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। तो जब लाभ के उद्देश्य से किया जाए, धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए, तो वो आपकी आर्थिक क्रियाओं में जो है आ जाएगी। जैसे कि क्या क्या आपका जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे शिक्षा, व्यापार करना हो गया, चिकित्सा वगैरह पे खर्च करना हो गया। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लाभ कमाना चाह रहे हैं, अपने उस धन के द्वारा पैसा कमाना चाह रहे हैं या फिर कोई और भी जो लाभ है वो कमाना चाह रहे हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में आ गया। अब अनार्थिक क्रियाएं क्या हो जाएंगी, अनार्थिक क्रियाओं में आपका क्या आता है,
जो धन होता है, धन को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो नहीं रहता है इसके अंदर। जैसे कि इसमें जो सामाजिक जो कल्याण की चीज़ें वो की जाती है, जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो की जाती है, साथ साथ जो धार्मिक क्रियाएं हो गई या फिर राजनीतिक क्रियाएं हो गई। जैसे कि आप देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर जो है बहुत सारे जो हैं सपोर्ट में होते हैं किसी के, और वो क्या करते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो वहाँ पर उन्हें क्या है, उन्हें धन नहीं कमाना है, वो अपनी जो है राजनीतिक क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप किसी का कल्याण कर रहे हैं, आपने कोई जो समिति वगैरह इस टाइप की बना ली है, ठीक है, संस्था ऐसी बना ली है कि बस आपको जो है कुछ नहीं चाहिए, एनजीओ वगैरह आप खोल रहे हैं, आपको बस जो क्या करना है, कल्याण करना है। तो वहाँ पर धन के उद्देश्य से जब क्रियाएं नहीं की जाती तो उसे अनार्थिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमारी क्या आ जाती है, मानव संसाधन। मानव संसाधन किसे कहा जाता है, ध्यान से सुनना है आपको। मानव संसाधन हमने आज तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो मानव होते हैं, या फिर ये पढ़ा है हमने, हमारा इंडिया जो है सेकंड जो है, उसने सेकंड जो पॉपुलेशन जो है इंडिया की सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे चीन की पॉपुलेशन है। पर हम केवल और केवल इसे जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मानव है, उन्हें हम केवल और केवल क्या लेते हैं, जनसंख्या से रिलेट करते हैं, हम पॉपुलेशन में गिनते हैं। बट यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, उसे क्या एक संसाधन के रूप में गिना जाता है, ठीक है। और ये जो चीज़ है आपकी, जो संसाधन के रूप में गिना जा रहा है मनुष्य या फिर जिसको भी, वो आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है, ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन भी है। तो आपको पता होगा जो एसएसटी है, ऐसा नहीं है कि 8th क्लास तक तो एसएसटी आपको पता ही है, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स नहीं होता है, उसमें ज्योग्राफी में आपकी इकोनॉमिक्स जो है ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि एसएसटी ऐसा नहीं है कि एक अलग सब्जेक्ट है, सारी चीज़ों को मिलाकर चलते हैं, इसमें साइंस भी आता है आपका, और भी चीज़ें आती हैं। अब देखो जो मानव संसाधन है, हम मनुष्य को क्या है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में एक संसाधन के तौर पर भी देखते हैं। तो वो जो है, जब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं, किसी भी देश में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो कार्यरत जो लोग हैं, यानी कि कार्य करने वाले, काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनके वर्तमान उत्पादन कौशल हो गया, और उनके अंदर जो योग्यता है उसका वर्णन क्या होता है, मानव संसाधन होता है। यानी कि देश के अंदर ऐसे लोग कौन कौन से, ऐसा नहीं है कि कोई थाली बैठा हुआ है, अपना आराम से मौज मस्ती ले रहा है, सो रहा है, उठ रहा, खा रहा है, पी रहा है और फिर सो जा रहा है। तो ये जो चीज़ें मानव संसाधन में नहीं आए, क्यों, उसने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। प्रोडक्टिव काम का मतलब है कि उसने कुछ योगदान नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि जीडीपी जो होती है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और जीडीपी क्या होती है इसकी फुल फॉर्म में अभी आपको बता देती हूँ। सकल घरेलू उत्पाद ही फुल फॉर्म है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एक जो समय लिमिट होती है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है अगर वस्तु और सेवाओं का, तो उसे जीडीपी कहा जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। उस वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है उसको क्या कहा जाता है, उसको जीडीपी की गिनती में रखा जाता है, ठीक है। अगर हम एक देश में देखें, एक देश में अगर हम एक वर्ष में देखें कि कितनी जीडीपी रही है, तो उससे पता चलेगा कि इस देश ने कितना ग्रो किया है, कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है, और उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति जो है जीडीपी में अपना योगदान नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कुछ भी प्रोडक्टिव कार्य नहीं कर रहा है। अब देखो, हम जो है टीचर हैं, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर जो है यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर होती है वो भी क्या करती है, वो जो है अपने विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो प्रोडक्टिव कार्य करिए। अब आप कहेंगे प्रोडक्टिव कार्य कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर जो हमारे इतने सारे जो बच्चे हैं वो क्या है, उनसे पढ़ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, ठीक है, प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं एक तरीके से, और आने वाले समय में वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो संसाधन है उसके तौर पर काम करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर जो है बच्चे काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्टिव कार्य हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो है छोटे से छोटा काम कर रहा है, अगर मानो कोई सामान की डिलीवरी कर रहा है, तो वो भी तो एक प्रोडक्टिव कार्य में आएगा आपका। तो कोई छोटे से छोटा काम कर रहा हो, चाहे बड़े से बड़ा कर रहा हो, अगर उसका जो है वो अपना योगदान दे रहा है वस्तु के उत्पादन में, ठीक है, और उसके अंदर ये योग्यता है, तो यहाँ पर अपनी योग्यता का यूज़ कर रहा है वो, तो वो मानव संसाधन के अंदर आएगा। और इसे हम पूरे ओवरऑल देखें तो इसे क्या है, कोई भी देश होता है उसमें क्या होता है, किसी भी देश में जो भी काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर जो भी उनका उत्पादन कौशल है कि वो क्या उत्पादन कर सकते हैं, और उनके अंदर जो योग्यता होती है उसी को मानव संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मानव संसाधन है इसे जनसंख्या
केवल एक जनसंख्या के तौर पर ना देखकर उस जनसंख्या को एक यूजफुल, एक प्रोडक्टिव तौर पर देखा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से जो पूंजी होती है वो क्या होती है, वो हमारे लिए उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसी तौर पर जो मानव संसाधन है वो भी महत्वपूर्ण होता है। और जब मानव संसाधन को और भी जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू, प्रशिक्षण के थ्रू, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके, ठीक है, शिक्षा प्रदान करके उसमें जो है बढ़ोतरी की जाती है तो वो मानव पूंजी कहलाती है। और मानव पूंजी जो होती है जितनी भी ज़्यादा होती है देश में, उतना ज़्यादा क्या होता है, उस देश में विकास होता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। तो मानव पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा और भी अच्छे से समझेंगे अभी हम। अब देखिए मानव संसाधन के बारे में और भी अच्छे तरीके से समझेंगे हम। और इसमें बता रखा है कि जो जनसंख्या है उसको क्या है, अर्थव्यवस्था पर एक दायित्व के तौर पर ना देखकर उसे क्या है और भी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है देखा जाता है अर्थव्यवस्था को। यानी कि जैसे मैंने बताया कि केवल जनसंख्या के तौर पर नहीं देखा जाता अर्थव्यवस्था को, उसे जो है एक परिसंपत्ति के तौर पर भी देखा जाता है कि वो हमारे लिए यूजफुल होगी। एक मानव पूंजी के तौर पर भी देखा जाता है, एक मानव संसाधन के तौर पर भी देखा जाता है। और जितने देश में मानव पूंजी होगी, मानव पूंजी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे जो नल्ले जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर मानव पूंजी शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई काम धाम नहीं करते हैं और केवल जैसे मैंने बताया बस अपना जो रूटीन है, सो रहे हैं, उठ रहे, खा रहे, पी रहे और वहीं पर सो रहे हैं। ठीक है, तो वो मानव पूंजी नहीं होगी। मानव पूंजी का मतलब यहाँ पर ये है उन खास लोगों से जो काम करते हैं, अपना योगदान देते हैं, उनसे है। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन, एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसे शिक्षा के जो थ्रू है बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ाती है, तो बच्चों को जो पढ़ा रही है तो बच्चे क्या है, एक हमारे आने वाला भविष्य है। हम कहते हैं ना हमारा आने वाला भविष्य का मतलब वो क्या कर सकते हैं, एक मानव पूंजी के तौर पर। अभी हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कोई मशीन वगैरह हम खरीद कर लेकर आते हैं, तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें जो हैं बनाई, मान लीजिए कपड़े बनाने की जो मशीन है वो लेकर आए हुए हैं फैक्ट्री में, तो उस पर क्या है इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में उसका जो है हमें फल मिलेगा। इसी तरीके से जो है पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे की एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में जाकर उन्हें उसका फल मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चिकित्सा, साथ साथ जो चिकित्सा है, प्रशिक्षण है, इस पर भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, जो कंपनीज़ वगैरह हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो कंपनीज़ वगैरह उसका चलन चल रहा है। बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं इसी को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो है कंपनीज़ क्या कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में अगर हम टीचर की ही देखें तो उसमें क्या है, एक मानव संसाधन को बहुत अच्छा जो है बनाने के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपको चिकित्सा सुविधा की, मेडिकल जो इशू है और उसको लेकर आपकी जो सर्विस चाहिए उसे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑल ओवर तो कर ही रही है। ठीक है, ऑल ओवर तो कर ही रही है। स्पेशल जो टीचर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री करती है। चाहे आप प्राइवेट में करो तो आपको आधा से ज़्यादा खर्च जो है वो दे देती है। तो इसका मतलब क्या है, अब मानिए कि एक जो फैक्ट्री है उसमें जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं और वर्कर्स की गिनती क्या है 20 है। ठीक है, और वो जो अच्छा खासा उत्पादन कर देते हैं। अब मानिए इसमें से जो है 10 वर्कर्स क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं, तो इसका मतलब केवल 10 वर्कर्स ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका जो फैक्ट्री का मालिक है, अगर वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उनकी चिकित्सा सुविधा पर, उनके पास पैसे नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए, तो इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली उस मालिक के जो उत्पादन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मालिक का उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, यही बात यहाँ पर थी। ठीक है, अब देखो तो इस तरीके से शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग जो होती है हर साल होती है, आपको ध्यान रखना है। तो उसमें जो है नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। अब देखो बच्चे जो है हमारे यहाँ पर नए नए बच्चे आते हैं स्कूल में, पर यहाँ पर क्या है, जो टीचर्स हैं वो तो बहुत पहले पढ़ के आई हुई हैं, तो उन्हें नई चीज़ों से अवगत करवाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी कंपनी का ले एग्जाम्पल, तो उनमें भी ट्रेनिंग दी जाती है हर साल। अगर कोई भी अच्छी कंपनी होगी, अगर वो अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो वो क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी को जो है टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती है, मानव जो संसाधन है उसे बढ़ाती है। ठीक है, इसमें निवेश करेंगे तो हमारी जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन के रूप में बदल जाएगी। अब देखो जो मानव संसाधन है, इन्हें जो है हम जो आर्थिक विकास के साथ इनका एक घनिष्ठ संबंध देखते हैं हम, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर आर्थिक संसाधन के तौर पर हमें जो है धन जो है वो कमा कर दे सकते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसे, यानी कि जो हमारा उत्पादन है, हमारे जीडीपी है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं।
उसके तौर पर हम इन्हें देखते हैं। तो मानव संसाधन क्या करते हैं, पूंजी निवेश जो है इसमें किया जाता है, तो पूंजी निवेश के तौर पर भी काम करते हैं। यानी कि हम पहले इस पर पूंजी लगाते हैं, पहले हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। इन सब के बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें फल मिलता है। तो यानी कि यही चीज़ हमें बताई गई है, हम स्वस्थ या फिर जो कुशल या फिर प्रशिक्षित जो उत्पादन योग्य जो लोग हैं उन्हें बनाया जाता है, जो मनुष्य उन्हें बनाया जाता है, जो स्वस्थ जो लोग होंगे वो अच्छे से कार्य करेंगे। आप खुद ही देखिए, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपसे जो है जितना एक दिन में काम होता है वो उससे आधा काम जो है आप कर पाएंगे उस दिन। तो इसलिए स्वस्थ होना, कुशल होना, प्रशिक्षित होना वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है मानव संसाधन का आर्थिक विकास पर, ठीक है। और आर्थिक विकास का कैसे पड़ रहा है, आर्थिक विकास यानी कि उत्पादन अच्छा करना है तो हमें मनुष्य जो है मानव को एक संसाधन के तौर पर बदलना पड़ेगा, और वो हम इसके थ्रू जो है बदल सकते हैं। आप देखो, यही चीज़ हमें बताई गई है कि राष्ट्रीय जो आय है उसको बढ़ाने में भी इसका योगदान होता है, मानव संसाधन का योगदान होता है। अब मशीनें केवल मशीनें ला के रख सकते हैं, उसे चलाने के लिए हमें मानव संसाधन चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर इतने सारे कंपनीज वगैरह में रख सकते हैं पर उन्हें चलाने के लिए वर्कर चाहिए, ठीक है, यही चीज़ है। और मानव पूंजी जो है इसी के थ्रू बनती है। और आपको पता है कि अभी जो है जो बहुत अच्छे से एजुकेटेड हो जाते हैं वो क्या है, दूसरे देशों में जाकर अपने जो मानव पूंजी के तौर पर दूसरे देशों में चले जाता है, इस वजह से भारतीय मानव पूंजी कम रह जाती है, ठीक है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है मैंने बता दिया है कि मानव पूंजी क्या होती है। अब चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए, शिक्षा के बारे में हम अच्छे से देखेंगे, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं शिक्षा को लेकर। तो देखो, जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है, आपको पता ही है, जो एजुकेशन जो है अभी जो है उसमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो स्कूली जो शिक्षा है उसे फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूलों में प्रेजेंट रहें, तो उनके लिए कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी होगी। तो इकोनॉमिक्स में आपके अभियान हो गई, खाद्य सुरक्षा को लेकर क्या क्या अभियान वगैरह चलाए जा रहे हैं, निर्धनता को लेकर क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो वही चीज़ यहाँ यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप देखो, जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो कब दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अधिनियम 2009 जो है, जो अधिनियम 2009 है उसमें किया गया था, ये सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। और ये 51 जो ए आर्टिकल है उसके द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना, संविधान का अनुच्छेद 51A जो है उसमें क्या है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो अधिकार है वो दे दिया है, और ये 2009 में हुआ था, ठीक है। 2009 अधिनियम जो है ये कहलाता है। और ये कब लागू हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010 को जो 51A जो आर्टिकल है, ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो क्या करता है, वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि हर बच्चे को क्या है, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार ही जो है इन चीज़ों पर ध्यान देगी किस तरीके से बच्चे जो हैं जो शिक्षा है उन्हें प्राप्त हो सके, ठीक। तो 51A आर्टिकल क्या कहता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं। एक और आर्टिकल है आपका 21A, वो क्या कहता है मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी आपका। अब देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है आपका, ये भी एक शिक्षा से रिलेटेड एक अभियान चलाया गया सरकार के द्वारा। और इस योजना की शुरुआत कब हुई है, मार्च 2009 में इस योजना की शुरुआत हुई है। और इसके अंतर्गत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और फिर इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप ध्यान रखो, इसका उद्देश्य क्या है, एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक जो विद्यालय है उनकी स्थापना करना। जो माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं उनकी स्थापना एक निश्चित दूरी पर करना। देखा गया सरकार ने कि जो बच्चे होते हैं वो दूर दूर तक चल कर जाते थे, और इस वजह से बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भेजते नहीं थे स्कूल में। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए अब आप देखते हैं, आपका जहाँ पर आप रहते हैं उसके कुछ किलोमीटर के पास में जो स्कूल है वो उपलब्ध होते हैं। और हमें हर कहीं पर भी जाकर देख लो, गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध होते हैं। अगर आप गाँव में जाते हैं, गाँव में जो है प्राइवेट स्कूल बेशक आपको जो है एक गाँव के अंदर ना मिले, ठीक है, ऐसे पर वहाँ पर हर गाँव के वहीं पर जो है जो गवर्नमेंट स्कूल है वो जरूर मिलता है। तो ये इसका एक बढ़िया वो है। अब देखो इसमें क्या है, जो माध्यमिक विद्यालय वो स्थापना, माध्यमिक विद्यालय जैसे कि जो ये आपके 6 to 10 तक के जो है माध्यमिक विद्यालय हो जाएंगे, तो इनकी जो स्थापना करने का जो उद्देश्य वो रहा है। और यहाँ पर एक उद्देश्य रहा है इसका, किसका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य रहा है कि कक्षा 9वीं और 10वीं में जो 5 वर्ष के भीतर क्या करना है, 2009 में लागू हुई थी। और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगले 5 वर्षों में हमें क्या करना है, 75% तक के नामांकन करने हैं।
यानी कि सरकार ये देखती है कि जब प्राइमरी लेवल में जब बच्चों को जो है स्कूल में जब डाला जाता है तो उस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, वो अच्छे खासे होते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों को जो स्कूल से निकाल दिया जाता है। कई कारण रहते हैं पेरेंट्स के, तो उन कारणों को पहचाना है सरकार ने और उनको लेकर जो है सरकार जो है अब कई कदम उठा रही है। देखा गया कि उनके पास पैसे नहीं होते तो मुफ्त जो शिक्षा 51A आर्टिकल के थ्रू जो है देनी स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें देखी, जैसे कि उनके पास खाने के लिए नहीं होता तो उन्हें जो है लालच भी दिया जाता है मिड डे मील का, कि आओ स्कूल में तुम्हें खाना मिलेगा, तो खाने के चक्कर में बच्चे आएंगे और उसकी वजह से शिक्षा उन्हें उपलब्ध होगी। तो कई चीज़ें जो अपनाई गई है, और किताबें फ्री दी जाती हैं, बुक्स, तो बहुत चीज़ें सरकार के थ्रू अपनाई गई है। तो ये जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो जो है कक्षा 9वीं और 10वीं में क्या है, 5 वर्ष के भीतर कक्षा 9वीं और 10वीं में क्या करना है, ये डिसाइड किया सरकार ने। अगले 5 वर्षों में 75% तक एडमिशन होने चाहिए, नामांकन का मतलब एडमिशन होने चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ की गई थी। और इसमें क्या है, और इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें की गई, जैसे शिक्षा केवल ऐसे नहीं मुफ्त शिक्षा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी टीचर आए बैठे खाए और चले जाए क्लास में। पहले बहुत बारी ऐसे भी होते थे। अब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट, और बहुत गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छे जो हैं अब वर्तमान में हैं। अगर हम दिल्ली में देखें तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक, तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहले से बहुत ज़्यादा जो, अगर हम देखते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और इससे जो है अब क्योंकि हरियाणा जो है सबसे उसमें रहा है कि वहाँ पर जो लिंग अनुपात सबसे कम रहा है। आपको पता होगा, जैसे मैंने जनसंख्या वाला टॉपिक आपको कवर करवाया था, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपने वो देखा होगा, तो उसमें बताया था मैंने। बट अब जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा कर और भी चीज़ें चलाई हैं, तो उसके थ्रू इफेक्ट पड़ा है। तो आने वाली जो भी जनगणना होगी उसमें आई थिंक सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसमें क्या क्या बातें। पहली बात, 2009 मार्च 2009 में इसकी शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य एक क्या था कि हम जो सरकार है वो क्या करेगी, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हें क्या करेगी, कुछ ही दूरी पर जो है माध्यमिक विद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। दूसरा, कक्षा 9वीं और 10वीं में क्या है, अगले 5 वर्षों में 75% तक एडमिशन करवाने जो है ये डिसाइड किया गया। तीसरा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। लिंग, सामाजिक, आर्थिक और अशक्तता अवरोधों को दूर करना होगा। यानी कि ये जो भी भेदभाव वगैरह किया जाता है लिंग को लेकर, सामाजिक जो भेदभाव, आर्थिक जो है और अशक्तता अवरोध जो है उनको दूर करना जो है सरकार का ही रहेगा। वह इस शिक्षा के थ्रू ऐसा रहेगा। वर्ष 2017 अर्थात क्या हुआ था, वर्ष 2017 जिसे जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी समाप्ति हुई थी, उस समाप्ति तक यानी कि 2017 में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होगी तब तक क्या करेगी सरकार, इसके ये जो हमारा ये जो मिशन स्टार्ट किया गया है तब तक क्या करेगी कि माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसे सार्वभौम पहुँच हो। यानी कि हर किसी के पास जो है, हर किसी को जो है जो शिक्षा है वो प्राप्त हो, सार्वभौम पहुँच जो हो, इसका मतलब ये है। और वर्ष 2020 है उस तक क्या हो, सार्वभौम उपस्थिति भी बनाए रखना है। यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि पहुंच हो गई, पहुंच होने का मतलब है कि लोगों ने, जो बच्चे वो एडमिशन ले रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए सब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ये 2017 तक होनी चाहिए जब 12वीं पंचवर्षीय योजना है। साथ ही साथ क्या है, 2020 तक जो वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो सार्वभौमिक पहुंच हुई है शिक्षा की, वो जो है रेगुलर तौर पर जो है वहाँ पर उपस्थित भी हों। तो कुछ इनके लिए तरीके अपनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। ये जो मिशन है कि किस तरीके से बच्चों को आकर्षित करें, उनके पेरेंट्स को आकर्षित करें कि बच्चों को स्कूल में भेजे वो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, और जो बच्चों की मुफ्त शिक्षा जो अनिवार्य की गई है वो कौन से आर्टिकल के तहत की गई है। अब देखो कुछ और भी हैं, जैसे स्वयं योजना। स्वयं योजना जो है आपको ध्यान रखना है 2016 में जो स्वयं योजना जो है प्रारंभ की गई थी। और इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि नागरिक को क्या करना है, नागरिक को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो निःशुल्क जो है उपलब्ध करनी है। यानी कि जो नागरिक हैं उन्हें किस तरीके की जो शिक्षा है वो उपलब्ध होनी चाहिए, बिल्कुल जो है गुणवत्ता वाली होनी चाहिए शिक्षा, और वो भी निःशुल्क जो शिक्षा है वो उपलब्ध की जाए, वो स्वयं योजना थी। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। कब हुई लागू, 2016 में प्रारंभ की गई थी। अब नई मंजिल जो योजना है वो क्या है, नई मंजिल योजना जो है इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने केंद्रीय योजना नई मंजिल की शुरुआत 8 अगस्त 2015 को पटना में की थी। तो ये पटना में हुई है नई मंजिल योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2015 में। ठीक है, ध्यान रखना पटना में हुई है इसकी शुरुआत। और इसमें जो है केंद्रीय जो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने की थी ये, और केंद्रीय अल्पसंख्यक जो मंत्रालय उन्होंने की थी ये
तो यह जो नई मंजिल योजना है उसमें सामान्य रूप से अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, जो विशेष रूप से जो मुसलमानों की शैक्षिक और जीविका उपार्जन के लिए जो ज़रूरत में जो सहायता प्रदान करनी करेगी, ये जो ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि जो ये जो नई मंजिल योजना है इसके तहत क्या क्या चीज़ें, अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं उन्हें जो है अच्छे तरीके से शिक्षा प्रदान हो, जीविका उपार्जन के लिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें जो है सिखाई जाए, यानी कि किस तरीके से जीविका है वो जो है अपनी प्राप्त कर सकें वो, ठीक है। विशेष रूप से जो मुसलमानों की जो शैक्षिक रूप से जो है मुसलमानों को जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को इन पर जो है ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मुसलमान शैक्षिक योग्यता में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में भी पिछड़े हुए हैं, यानी कि मुसलमान जो है उन्हें और भी ज़्यादा ये पिछड़े हुए हैं शैक्षिक रूप से, तो इन्हें जो है अल्पसंख्यकों से भी ज़्यादा जो है पिछड़े हुए थे। तो इस वजह से पटना में जो है नई मंजिल योजना जो स्टार्ट की गई है। तो किन दो समुदायों को ध्यान में रखा गया, एक तो अल्पसंख्यक समुदाय और दूसरा मुसलमानों को, ठीक है। और 8 अगस्त 2015 में हुई है ये लागू, तो ये हो गया। अब देखो कुछ और भी कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन, तो इस तरह के कुछ और भी प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, कार्यक्रम। तो इसमें जो है ये जो था पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन जो था, इसमें भारत सरकार ने ये कब लागू किया था, इससे जो है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी ना, उसके अंतर्गत जो है इस मिशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये इस मिशन की शुरुआत हुई थी। और इस मिशन के तहत क्या चीज़ें थी कि शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उसके व्यावसायिक जो विकास है उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर क्या करना है, जो समाधान है वो निकालने होंगे। यानी शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्हें मतलब पहले की जो नॉलेज होती है उनकी, उसमें विकास तो चाहिए भाई। इतना इंटरनेट का आजकल उपयोग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो उनका जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और ट्रेनिंग दी जाती है, कई जो स्टेट्स हैं उनमें तो दी जाती है, ठीक। तो जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण को लेकर उनके व्यावसायिक जो विकास है, किस तरीके से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा एवं शिक्षण मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया। और ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसा हुआ था। और इसके समाधान को लेकर जो है इसमें ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखा गया, जो शिक्षा है उसको लेकर, ठीक। आपको मेनली जो बातें ध्यान रखनी मैंने बताया, क्या उद्देश्य रहा है, किसके तहत स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत स्टार्ट की गई, अगर कोई पंचवर्षीय योजना है तो, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। और भाई आप जो है लाइक करना मत भूलिए, लाइक कम नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी आपको लाइक करने के लिए, बट आप जो है अपनी तरफ से ध्यान रखिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो है इस फ्री एजुकेशन को ले सके, ठीक है। तो आपने अभी देखा ना कि मुफ्त जो शिक्षा अभियान है सरकार कितने चला रही है, तो आप भी चलाइए। आप जैसे जो अच्छे शिक्षक हैं वो आगे जा पाएँ, तो इसके लिए तो ये जो चैनल है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखो साक्षर जो भारत मिशन है वो भी स्टार्ट किया गया। साक्षर का मतलब ही आपको पता होगा, जो शिक्षित होते हैं। साक्षर भारत मिशन जो है इसके अंतर्गत क्या था, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित है वो किया गया था। एक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था, उसे दोबारा से गठित किया गया था इसके थ्रू, ठीक। और कब किया था ये? 8 दिसंबर 2009 में किया था, ठीक। और इसके अंतर्गत क्या था, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। लिंग असमानता जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी जो लड़कियां होती हैं उन्हें जो है स्कूल में, माध्यमिक जो स्कूल होता है उससे निकाल दिया जाता है। निकाल दिया नहीं जाता, निकाल लिया जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं भेजते हैं लड़कियों को। पहले तो ये प्रथा थी, ये समझा जाता था कि जो लड़कियां हैं उन्हें 4 दीवारी में रहना चाहिए, उन्हें पढ़ने का कोई हक नहीं है। फिर ये समझा जाता था कि लड़की अगर बाहर जाएंगी तो गलत चीज़ें सीखेंगी, हमारी बात नहीं मानेंगी, घर का काम नहीं करेंगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी बुक आपको खुद बोलती है, ठीक। तो साथ ही साथ ऐसी चीज़ें थी। और अब तो ऐसा है कि जैसे कि लड़कियों की बहुत जल्दी बाल विवाह कर दिया जाता था। वही बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें सहनी पड़ती थी। वो पढ़ना चाहती थी फिर भी उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। तो ये जो चीज़ है, ये जो लिंग असमानता हमें देखने को मिलती है कि जो पुरुष हैं, जो पुरुष वर्चस्व वाला हमारा देश है, और इसमें क्या है, जो लड़के हैं उन्हें पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। सोचते हैं लड़के अपने पास रहेंगे, लड़की तो शादी करने के बाद चली जाएगी, ठीक है। ऐसी जो सोच, ऐसी मानसिकता है, इस वजह से जो लड़कियाँ हैं उन्हें जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती।
जाती है। और ये लिंग असमानता हमें बहुत देखने को मिलती है। जब प्राइमरी लेवल पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी ठीक होती है, पर जैसे जैसे अपर लेवल पर पहुंचती है, जो एजुकेशन है, जो स्कूल है, अपर लेवल पर पहुंचते हैं, उस टाइम पर जो लड़की है उनकी जो रेशो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लिंग असमानता को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। हम कहते हैं सार्वभौमिक पहुंच हो शिक्षा की। तो सार्वभौमिक तो तभी होगी जब हमारी जो बच्ची हैं उन्हें भी क्या है, शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये जो साक्षर भारत मिशन है, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के जो पुनर्गठन के तौर पर, यानी कि इसी को चेंज करके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को चेंज करके साक्षर भारत मिशन जो है इसका नाम रखा गया। 8 दिसंबर 2009 में। इसका एक उद्देश्य क्या था? इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि लिंग असमानता को दूर करना, ठीक है। तभी तो साक्षर बनेगा भारत। साक्षर भारत कब बनेगा? जब सारे के सारा जो है हमारा पुरुष और महिला जो है उनकी रेशो बराबर होगी, तभी तो साक्षर बनेगा। तभी तो सार्वभौमिक जो ये कहते हैं, सार्वभौमिक जो पहुंच शिक्षा की वो होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हम स्वर शिक्षा अभियान देखेंगे। स्वर शिक्षा अभियान आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है स्वर शिक्षा अभियान। स्वर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वर शिक्षा अभियान का मतलब सबको शिक्षा प्राप्त हो। तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, ठीक है, 2001 में हुई थी। और इसका एक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नए स्कूलों के अतिरिक्त क्या करना है, नए स्कूल जो है वो बनाए जाएं, साथ ही साथ क्या करना है, नए स्कूलों का निर्माण किया जाए। अब आपको पता होगा स्कूल कम होंगे तो जो शिक्षा है वो कैसे प्राप्त होगी? तो स्कूल जो है उनका निर्माण किया जाए, जो नए नए स्कूल हैं उनका, साथ ही साथ अतिरिक्त कक्षा कर जो कमरे हैं वो बनाए जाए। आपने देखो स्कूलों में जो है कई बार छिड़खाने की मतलब जो है जो प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं उन्हें दिखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, कमरे कम हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ तो मेनली आपको नोटिस की होगी, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी। एक क्लास में 70 या 80 तक के बच्चे बैठते हैं और उसमें एक टीचर पढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कमरों की कमी होती है। तो कमरे बनाए जाएँ, आपको ध्यान रखना है, तभी तो शिक्षा प्राप्त होगी। आपको पता है एक टीचर कितने बच्चों पर ध्यान दे लेगी? तो 80 तक की रेशो तो नहीं करवा सकती ना, 30 मैक्सिमम, 40 मैक्सिमम कर सकते हैं। तो कमरे जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सबको शिक्षा कब प्राप्त होगी? स्वर शिक्षा अभियान कब पूरा होगा? जब कमरे बन जाएंगे, स्कूलों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, नए नए स्कूल खुलेंगे, अध्यापक हो गए, ठीक है, उनकी भर्ती की जाए। जैसे जैसे आप देखते हैं कि भर्तियाँ जो खाली पड़ी रहती हैं, तभी तो वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। तो अध्यापकों की भर्ती की जाए, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण जो है वो दिया जाए अध्यापकों को कि क्यों बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, इसकी पहचान करो। और इसकी पहचान करके गवर्नमेंट को बताना है, सरकार को बताना है, सरकार उसके लिए कदम उठाएगी। भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, क्यों आना पसंद नहीं करते? हो सकता है टीचर अच्छा ना करवाती हूँ, हो भी सकता है ना बच्चे जो है टीचर्स अच्छा नहीं करवाते तभी भी ना आना पसंद करें। तो टीचर्स को अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। और बच्चों को मज़े मज़े में पढ़ाया जाए। जैसे कि एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को क्या है, हमें जो है रोड लर्निंग नहीं करवानी है, हमें जो है इंटरेस्ट के तौर पे उन्हें पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग जो टीचर्स हैं उन्हें। तो ये चीज़ जो है स्वर शिक्षा अभियान के अंतर्गत हुई, ठीक। इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक की जो व्यवस्था है वो की जाए। यानी कि स्कूलों में जो बुक्स नहीं होती है और बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो जो मुफ्त जो बुक्स बांटी जाती है वो इसी के लेकर तो की जाती है। जो वर्दी यानी कि जो ड्रेस है उनकी, वो भी आपको पता है जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें दी जाती है, ठीक है। तो जिससे बच्चों को असमानता फील नहीं होती है। अब देखो अगर ड्रेस नहीं होती तो क्या होता है कि बच्चे कोई तो कुछ पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है, तो यहाँ पर जो है असमानता दिखती है। एक बच्चे को दिखता है उसके पास तो इतने महंगे कपड़े हैं, मेरे पास नहीं है। तो मेन रीज़न तो यही होता है ना। तो इसके लिए ड्रेस जो है यहाँ पर की जा रही है और सरकार इसे उपलब्ध करवाए, ठीक है। आवासीय सुविधा जो है वो दी जाए, परिवहन की सुविधा दी जाए, प्रशिक्षण वगैरह के माध्यम से क्या किया जाए, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत थी। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो लैंगिक और सामाजिक अंतर है उसे दूर करना। अब देखो लैंगिक जो असमानता महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सारा एक एक जो मुद्दा है वो इसमें इंक्लूड किया गया, चाहे वो लैंगिक असमानता का हो, चाहे वो ट्रेनिंग का हो अध्यापक की, चाहे वो कमरे बनाने के लिए हो, क्लासरूम्स, चाहे वो स्कूल बनाने के लिए हो, ठीक है, ड्रेस हो या फिर बुक्स वगैरह, हर चीज़ इसमें ऐड की गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2001 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो लैंगिक सामाजिक अंतर जो है उसे दूर करना है और प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको सुलभ करना ही इसका उद्देश्य रहा है। तो हमने देख लिया इसका उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का 2001 में लागू हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा शिक्षा का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब जो है बेरोज़गारी के टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेरोज़गारी जो है, वैसे तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए हैं मैराथन सीरीज़ में, बट ये आपकी मैराथन कहो या आप जो कहना चाहो वो कहो, ये जो है बहुत लंबी रहेगी आपकी, इतनी भी नहीं कि आप बोर हो जाएं, पर इतनी रहेगी कि आपके हर टॉपिक यहाँ पर कवर हो, इकोनॉमिक्स से जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं हर चीज़ आपकी कवर हो। यहाँ पर आपको जो है आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं करवा रही हूँ आपको। देखो, बेरोज़गारी के प्रकार पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, बेरोज़गार कौन है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। अगर मैं आपसे पूछूं और अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी है तो आप कहेंगे जो भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है वो बेरोज़गार है, बट अर्थशास्त्री ऐसा मना करते हैं, नहीं, और सरकार की नज़र में भी ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो बेरोज़गार कौन है फिर? बेरोज़गार वो व्यक्ति है जो काम करने के इच्छुक है। ध्यान रखना है, काम करने के लिए इच्छुक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक अनाड़ी व्यक्ति है या फिर काम नहीं करना चाहता है और आप उससे कहें कि ये तो बेरोज़गार है, नहीं। किसको बेरोज़गार कहा जाएगा? जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है, वो करना चाहता है काम, पर उसे काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोज़गार है। अब मानिए यहाँ पर आप में से कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैं आपको छोड़ूं, मैं हूँ, मानो मैं काम करना चाहती हूँ और मेरे पास जो है काम नहीं मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पर मुझे बेरोज़गार कहा जाएगा। बट अगर सरकार मुझे काम दे रही है कि तुम जो हो ईंटें उठाओ, और मैं साफ मना करती हूँ, मैं क्यों उठाऊँ, मैंने तो इतनी क्वालिफिकेशन ले रखी है, मैं ईंटें क्यों उठाऊँ, तो यहाँ पर जो है मैं बेरोज़गार की श्रेणी से हटा दी जाऊँ। क्यों? यहाँ पर सरकार ने मुझे काम उपलब्ध करवाया पर फिर भी मैं जो हूँ वो काम नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। ठीक, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को बेरोज़गार नहीं माना जाता है। तो बेरोज़गारी के कई प्रकार हैं, हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहला प्रकार है स्वैच्छिक बेरोज़गारी। स्वैच्छिक इच्छा यानी खुद की इच्छा, स्व मतलब अपना, खुद का, ठीक है। और इच्छिक से इच्छा, तो स्वैच्छिक बेरोज़गारी यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोज़गार है। और अपनी इच्छा से बेरोज़गार का मतलब है वो क्या है, वो काम करना चाहता है पर वो काम भी अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना चाहता है। जैसे मैंने कहा मेरी क्वालिफ़िकेशन तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगी, तो यानी कि अगर उस क्वालिफ़िकेशन की जॉब मिलेगी तो मैं करूँगी, पर अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं नहीं करूँगी। पर सरकार ऐसी बेरोज़गारी को बेरोज़गार नहीं मानती है। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया गया है, वो व्यक्ति स्वैच्छिक बेरोज़गारी, व्यक्ति के पास रोज़गार उपलब्ध रहता है, ठीक है, उसके पास रोज़गार तो उपलब्ध है, यानी वो कहीं पर भी जो छोटे मोटे काम है वो कर सकता है, परंतु वह करना ही नहीं चाहता है। तो स्वैच्छिक बेरोज़गारी का मतलब ये है कि उपलब्ध है काम करने के लिए, फिर भी वो करना नहीं चाहता है। यहाँ पर जो मैंने अपना केस बताया था, यहाँ पर मैं काम करना चाहती थी, पर इसमें क्या आ गया, स्वैच्छिक बेरोज़गारी में वो व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता है, रोज़गार तो बहुत है उसके पास, तो उसे स्वैच्छिक बेरोज़गारी कहा जाएगा। अपनी इच्छा से जो है वो बेरोज़गार बैठा हुआ है, तो स्वैच्छिक बेरोज़गारी है। और ये एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है। कई बार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं बिल्कुल काम करके नहीं देते हैं, ठीक है, काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो जो स्वैच्छिक बेरोज़गारी में होंगे। तो ये जो है बेरोज़गारी वैसे तो नहीं होती, बट इसका एक पार्ट है बेरोज़गारी का। अब देखो हम देखेंगे अब जो अस्वैच्छिक बेरोज़गारी यानी कि अपनी इच्छा से बेरोज़गार नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ। तो अभी हम पढ़ते हैं, वो व्यक्ति जो जिसके पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रोज़गार तो नहीं है पर वो काम करना चाहता है, वो रोज़गार चाहता है, तो उसे जो है अस्वैच्छिक बेरोज़गार कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काम करने के लिए इच्छुक है वो व्यक्ति, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, वो है आपका अस्वैच्छिक बेरोज़गारी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होती है। संरचनात्मक बेरोज़गारी किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन से उत्पन्न बेरोज़गारी को संरचनात्मक बेरोज़गारी कहा जाता है। जैसे कि संरचनात्मक बेरोज़गारी का बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, कि मानिए एक जो लड़की है उसकी शादी हो जाती है, उससे पहले वो क्या है, काम करती थी एक कंपनी में, फिर उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद शादी में उसने छुट्टियां ली और उसके बाद जो है उसे जो है किसी भी कारणवश, या तो उसके ससुराल वाले उसे काम नहीं करने दे रहे हैं, या फिर वो सोच लिया कि अभी कुछ महीने जो है मैं ना काम करूं, तो उस टाइम पीरियड में वो क्या है, बेरोज़गार रही है। तो वो क्या है, एक संरचना में परिवर्तन की वजह से उसकी शादी हुई है, एक संरचना परिवर्तन हुई है, तो उस वजह से जो है वो बेरोज़गार है। या फिर इसके साथ साथ एक और एग्जांपल देती हूँ। मानिए आप जो है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर आपको क्या है, बैटरी लो हो गई। देखो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और फिर क्या होगा, आप उस कंपनी में काम करते हो और फिर आपको जो है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से मुझसे काम ले रहे हैं ना, उतनी जो है ये मुझे सैलरी नहीं देते। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो कंपनी चेंज ही करनी पड़ेगी भाई, मेरे काम की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए।
तो मुझे जो है, या फिर किसी भी कारणवश मानिए वो आपको अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, किसी भी कारणवश आपको चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है, काम बदलना पड़ रहा है, तो जो आपने काम बदला उसके बीच में अगर आप बेरोजगार रहते हैं तो वो क्या होता है, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। तो अर्थव्यवस्था के उत्पादन में किसी प्रकार की जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है उसकी वजह से अगर कोई बेरोजगारी उत्पन्न होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। जो घर्षणात्मक जो बेरोजगारी वो क्या होती है, बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन आने से घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। देखो, बाजार में, मार्केट में वस्तुओं की मांग और पूर्ति जो है, अगर उसमें परिवर्तन आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, बेरोजगारी होती है, तो उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो ऐसा कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था, उसकी समाप्ति के बाद हुआ था, ध्यान रखना है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब बाजार में, मार्केट में वस्तुओं की मांग और पूर्ति में किसी भी तरीके का अंतर होता है तो उस वजह से उत्पन्न होती है। मानिए किसी वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, एक बिस्किट चल रहा था, वो बहुत फेमस था, सब उस बिस्किट को लेकर उसकी फ़ोटो क्लिक करते थे और खाते थे, ठीक है, मानिए ऐसा ज़माना था। और फिर क्या होता है, उस बिस्किट की मांग गिर जाती है। अब मानिए उसका जो उत्पादन करने वाले जो थे, उत्पादन करते होंगे ना कोई वर्कर्स उत्पादन करते होंगे, बहुत बड़ा सिस्टम रहता है बिस्किट बनाने का। अब भाई एकदम से 50% जो है उसकी मांग गिर जाती है, तो जो काम पे लगे हुए वर्कर्स थे वो भी तो आधे करने पड़ेंगे। अब उन्हें फिर बेफालतू में तो उन्हें बिठा के देंगे, ठीक है, सैलरी, तो उन्हें हटाना पड़ेगा। तो वो जो वर्कर्स हटाए गए हैं वो घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय 2 बार रिपीट हो गया। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, ये जो बेरोजगारी होती है मुख्यतः कहाँ पर होती है, विकसित देशों में पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी। कहाँ पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक, यह क्या होती है, व्यापार चक्र से संबंधित होती है, यानी कि जो व्यापार चक्र है उसी से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, जो श्रमिक है वो एकदम से बेकार हो जाते हैं, बेकार का मतलब है एकदम से उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि अगर व्यापार अच्छा चल रहा है तो जो है रोजगार होगा, अगर वो घट गया, फिर कुछ भी रीज़न हो गया तो उसकी वजह से कुछ हुआ तो चक्रीय बेरोजगारी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रीय बेरोजगारी जो है विकसित देशों में पाई जाती है। बेसिकली व्यापार चक्र जो है उससे रिलेटेड करती है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। इसका थोड़ा थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना कि बेरोजगारी के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जब पूछी जाएगी ना, बेरोजगारी से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जो है फिर आप उसका आंसर दे दोगे। अब देखो, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है इसको, और या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखने से छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो ये बेरोजगारी क्या होती है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं हर बार देती हूँ कि एक खेत में 6 लोग काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स 6 लोग क्या खेत में काम करते हैं, और आप कितना उत्पादन करते हो, 1000 टन का उत्पादन कर लेते हो। अब मानो उसमें से 2 व्यक्ति बीमार हो गए और वो 2 व्यक्ति नहीं जाते, अब क्या है, अब जो है 4 व्यक्ति जा रहे हैं तो भी कितना उत्पादन हो रहा है, 1000 टन का ही उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब जो 2 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे हुए थे वो कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी योगदान नहीं दे रहे हैं। तो ये साफ सी बात ये हो गई। तो इसका मतलब ये 2 व्यक्ति क्या थे, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर थे, उनका होना ना होना कुछ लेना देना नहीं है उससे, जो उत्पादन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लगे हुए, तो छिपी हुई बेरोजगारी हो गई ना ये। तो अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं दे, ऐसी बेरोजगारी, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी उसी को कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब किसी काम को करने में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, किसी भी काम को करने में उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर जो है छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को कहा जाता है। और ये जो है फेवरेट है एक तरीके से बेरोजगारी के प्रकार में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलो, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मुझे जो है, मैं काम करने के तो इच्छुक हूँ, पर मुझे जो है, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं मिल रहा। और क्वालिफिकेशन जो है, अब ऐसे भी होते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं पैसे देकर या फिर किसी भी बहुत सारे तरीक़ों से, या फिर जो शिक्षा है वो हमारी इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं है, और उस वजह से बच्चे पास होकर बैठ जाते हैं, डिग्रियाँ खरीद लेते हैं, जिस वजह से क्या है, जो हमारे देश में शैक्षिक बेरोजगारी है। तो ये रीज़न दिया जाता है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। शैक्षिक बेरोजगारी क्या होती है, शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार जब काम नहीं मिलता तो उसको शैक्षिक बेरोजगारी कहा जाता है। और हाल फिलहाल में यही चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में। अब देखो, खुली बेरोजगारी जो है वो क्या है, खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी में सबसे गंभीर समस्या जो है वो रही है खुली बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, जो कुशल या फिर जो अकुशल जो श्रमिक है
वो जो है बिना काम किए ही रहना पड़ता है उन्हें, चाहे वो कुशल श्रमिक हो चाहे वो अकुशल श्रमिक हो, उन्हें बिना काम किए रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। तो ये है खुली बेरोज़गारी। मौसमी बेरोज़गारी, जैसे कि फलों का मौसम आता है, कभी सर्दियों में हमें संतरे देखने को मिलते हैं और गर्मियों में नहीं मिलते हैं, या फिर गर्मियों में आम बहुत मिलते हैं पर सर्दियों में नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से अर्थशास्त्र में भी हमारे क्या होती है, अर्थव्यवस्था में भी एक मौसमी बेरोज़गारी होती है। अब ये क्या होती है मौसमी बेरोज़गारी, इसमें क्या है, मौसम के मतलब मौसम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक बेरोज़गारी का मौसम आया, नहीं, ये ऐसे ही है कि मानिए एक जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, भाई एग्जांपल तो आप एक जैसे याद रखेंगे तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो ईंटें जो हैं, ईंटों के जो भट्टे होते हैं सर्दियों में जो है बहुत ईंटें बनती हैं, पर गर्मियों में ईंटों के भट्टे जो हैं वो ठप हो जाते हैं उनका काम। तो गर्मियों में जो वर्कर्स जो सर्दियों में इतने ज़्यादा लगे हुए थे उन्हें गर्मियों में हटा दिया जाता है और फिर उन्हें कहा जाता है जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें दोबारा से बुला लिया जाएगा। या फिर मुझे जो है एक किस्सा याद आया है, जैसे दिवाली चलती है तो जब दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, बहुत सारी जो फैशन की चीज़ें वो भी खरीदी जाती हैं और भी चीज़ें जो खरीदी जाती है। तो उस टाइम पर मुझे सुनने में आया कि जो एक वर्कर थी उसे हटा दिया गया था और फिर जो है उसे फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम जो हो तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि अब जो है काम ज़्यादा आ गया है, तो अब जो है तुम आ जाओ। तो ये क्या है, मौसमी बेरोज़गारी। एक मौसम चला है कि जब उन्हें काम मिल रहा है और एक मौसम ऐसा चला है जब उनके पास काम नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया कि जब ज़रूरत पड़ेगी जब तुम्हें बुला लिया जाएगा। तो ये मौसमी बेरोज़गारी होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो कृषि क्षेत्र है उसमें ये पाई जाती है, हर क्षेत्र में पाई जाती है पर मेनली कृषि क्षेत्र में। क्यों कहा मैंने ऐसा, जैसे देखो यहाँ पर एक बारी गेहूँ उगा दिए, उसके बाद जब फसल की जो भी चीज़ें सिंचाई वगैरह कर गेहूँ उगाए फिर उन्हें निकालने के लिए बुलाया जाएगा वर्कर्स को, उससे पहले तो नहीं बुलाया जाएगा। तो ये क्या है, मौसमी बेरोज़गारी है। या फिर जो भी फसल है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने फसल होगी तो 6 महीने के अकॉर्डिंग जो है बुलाया जाएगा, फिर तो खाली बैठ जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया। तो इसमें जो है कृषि श्रमिक वर्ष के कुछ महीने क्या करते हैं, कृषि करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और कुछ हफ्ते जो कुछ महीने जो हैं वो बेकार रहते हैं। बेकार का मतलब बेरोजगार रहते हैं। तो यही चीज़ हो गई। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी तक हमने बहुत बेरोजगार पढ़ लिया, अब बेरोजगार पढ़ते पढ़ते आप तंग भी हो गए होंगे। अब रोजगार की बात करते हैं क्योंकि आप सबको क्या लेना है, रोजगार लेना है। तो रोजगार लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो उसे भी करिए जिससे क्या है आपको और भी वीडियोस अच्छी अच्छी मिले, जिससे जो है आप अपनी पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो ये तो एक मैंने तरीका बताया है। देखो भाई रोजगार क्या है, रोजगार आप सभी को पता है रोजगार क्या है। कोई भी व्यक्ति जीवन की विभिन्न कला अवधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है उसी को उसकी आजीविका कहा जाता है। आजीविका का मतलब देखो भाई यहाँ पर आजीविका का भी मतलब बताया गया। आजीविका क्या है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कला अवधि में यानी किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति लगा हुआ है और उस क्षेत्र में वो काम करता है उसको उसकी आजीविका कहा जाता है, ठीक, सिंपल सी बात। और आजीविका का मतलब और भी अच्छे से देखें तो आजीविका का तात्पर्य क्या है, जीविका उपार्जन से है। जीविका उपार्जन का मतलब क्या है, जहाँ से जीविका हम अपनी बना रहे हैं, हमें जो है जहाँ से हमारी जो जीविका बन रही है, हमारी सैलरी हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, जहाँ से धन प्राप्त हो रहा है, तो आज वो जीविका उपार्जन हो गया। और जीविका उपार्जन का मतलब इनडायरेक्टली देखें तो जीविका उपार्जन का मतलब क्या होता है, रोजगार, यानी कि रोजगार से हमें वो चीज़ें मिलेगी। जीविका कहाँ से मिलेगी, हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी, रोजगार से मिलेगी, ठीक है। तो रोजगार का अर्थ क्या होता है, रोजगार का मतलब होता है किसी दूसरे की मजदूरी अथवा वेतन के बदले में कार्य करना, किसी दूसरे की मजदूरी करना जिससे हमें सैलरी मिले, जिससे हमें पैसे मिले, ठीक है। या फिर वेतन के बदले, सैलरी के बदले अगर हम अपना काम उसे देते हैं, जैसे सरकार को हम सैलरी के बदले उनके एम्प्लॉय बनते हैं, सरकारी जो नौकर हैं हम बनते हैं, इसी सरकारी नौकरी कहेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। तो हम उन्हें क्या काम उन्हें दे रहे हैं सरकार को और उनके बदले हमें सैलरी मिल रही है, तो ये रोज़गार होता है। रोज़गार भी कई टाइप के होते हैं, ज़्यादा टाइप नहीं है, 3 ही टाइप अभी हम समझेंगे। देखो सब रोज़गार यानी कि खुद का, सब मतलब खुद का रोज़गार, ठीक है। आपने देखा होगा या फिर आप में से भी किसी बहुत सारे के पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनका खुद का काम होता है, कहते हैं ना मेरा तो खुद का काम है, मेरा तो प्राइवेट काम है, मेरा तो प्राइवेट धंधा है, मेरा तो खुद का काम है, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो वो क्या होता है, सब रोज़गार होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या सरकार का कोई रोल नहीं होता इसमें, और यहाँ पर क्या व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम करता है।
अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर उसे लाभ दिखता है उस अकॉर्डिंग करता है वो। तो यहाँ पर क्या है, स्वनियोजन पर विश्वास जो व्यक्ति रखते हैं वो इस तरीके के काम करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, नहीं भाई हमें तो डर लगता है, पैसे लगाने में डर लगता है, कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे थॉट्स होते हैं। तो वो व्यक्ति कभी भी स्वरोजगार का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो रिस्क भी होता है, तो स्वनियोजन पर जो व्यक्ति विश्वास करता है वो क्या कर सकता है, स्वरोजगार का काम कर सकता है। जिस व्यक्ति को किसी के अंडर काम करना पसंद ना हो, अपनी इच्छा अनुसार काम करना पसंद हो, वो व्यक्ति स्वरोजगार करता है, ठीक है। तो अपना जो आय का जो स्रोत है वो स्वरोजगार को बना सकते हैं जो स्वनियोजन पर विश्वास रखते हैं। सिंपल सी बात। आकस्मिक मजदूरी क्या होता है, आकस्मिक यानी एकदम से, आकस्मिक का मतलब ये होता है, तो जो आकस्मिक मजदूरी होती है उसमें रोजगार इस प्रकार से होता है कि रोजगार के निर्माण क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ समय के लिए व्यक्ति रोजगार में रहता है। हाँ, आकस्मिक मजदूरी में क्या है, व्यक्ति कुछ ही समय के लिए रोजगार रहेगा। जैसे हमने बेरोजगारी देखी थी, मौसमी, चक्रीय, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपकी क्या आकस्मिक मजदूरी आ जाएगी। उसमें क्या है, बेरोजगार रहते थे व्यक्ति कुछ समय के लिए, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता था। इसमें क्या है, कुछ समय के लिए व्यक्ति क्या रोजगार रहता है तो उसे आकस्मिक मजदूरी कहा जाता है। यानी कि कुछ समय के लिए उसे क्या है, मजदूरी प्राप्त हो गई है तो उसे क्या है, आकस्मिक मजदूरी कहा जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ भाई, देखो जैसे मकान बन रहा है और मकान बनने में मजदूरों की जरूरत होती है, तो वो जो मजदूर मकान बनाने में 1 साल लगा, 2 साल लगा, कितना भी टाइम लगा, तो उसमें जो मकान बनाया तो उसमें वो रोजगार आए। अब मानिए 2 साल के बाद वो जो है 1 साल तक ऐसे बैठे रहते हैं, उनके पास कोई मकान बनाने के लिए कोई कुछ नहीं आता, ठीक है, उसका जो मालिक है वो बुलाता ही नहीं है उन्हें, तो वो मजदूर क्या बेरोजगार हो जाएंगे और वो उस श्रेणी में पहुंच जाएंगे, मौसमी बेरोजगारी की श्रेणी में। तो ये जो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आकस्मिक मजदूरी समझ ली। अब देखो नियमित मजदूरी। नियमित मजदूरी क्या है, जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आप एस्टेट देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमित मजदूरी जो है यहाँ पर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से परमानेंट जॉब मिल जाए। परमानेंट जॉब जिसमें जो है आपको कोई हटा नहीं सकता है, और भी फायदे होते हैं इसके, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, कोई हटा नहीं सकता है, जब बीमार होते हो तो अवकाश भी मिलता है आपको सही से। तो ये जो चीज़ें नियमित मजदूरी के अंतर्गत आती है आपकी। और नियमित जो मजदूरी होती है उसके अंतर्गत रोज़ाना हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है, मजदूरी जो होती है आपको मिलती है। और ऐसा नहीं केवल आप ही नियमित मजदूर वो भी हैं जो न्यूज़पेपर में जो भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या है, उनकी सैलरी बंधी हुई है। बंधी हुई का मतलब लास्ट का जो महीने की लास्ट डेट होती है उसी पे उनकी सैलरी मिलती है उन्हें, या फिर स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग का जो आपका वीक होता है उसमें सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर बंधी हुई मजदूरी जब मिल रही है तो इसका मतलब यहाँ पर वो क्या है, नियमित मजदूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा देखेंगे अब हम। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आश्वासन मिलना खाद्य सुरक्षा है। जब सभी व्यक्तियों को ये आश्वासन मिलेगा, कौन देगा आश्वासन, सरकार देगी। ये तो नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि भाई तू कोई बात नहीं, तेरी ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को जो हूँ खाने के लिए दे दिया करूँगी, तुझे खाना जो है तेरे को, तू जो है लाजवाब खाना खाएगा, ऐसा तो नहीं है। मैं कमा रही हूँ तो मैं अपने लिए कमाऊंगी, है ना, आप कमा रहे हो आप अपने लिए कमाओगे। तो ये खाद्य सुरक्षा हो सकता है आप किसी एक व्यक्ति को दे दें, सबको तो नहीं दे पाओगे ना, देश में जितने व्यक्ति हैं उनको तो नहीं दे पाओगे, तो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसमें सभी व्यक्तियों को क्या है, ये आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें क्या है, जो उनके लिए जो भौतिक और आर्थिक रूप से जो भी उपलब्ध है वो किया जाएगा, तो इसे खाद्य सुरक्षा कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उन्हें अब हम देखेंगे कि करके, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा जो कुछ मिशन थे हमारी शिक्षा को लेकर, इसी तरीके से खाद्य सुरक्षा को लेकर मिशन है, कुछ योजनाएं जिसे हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करो, हर जो भी टॉपिक है इंक्लूड किया मैंने, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से करना है हर एक चीज़ को। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखो इसकी। तो ये क्या होता है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है। सपोर्ट कौन करेगा, राज्य सरकार भी करेगी, तभी तो मिलेगा, ठीक है, सबको इसका सब कुछ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है कब लागू हुई थी, अक्टूबर 2007 में हुई थी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कब लागू हुई, तो अक्टूबर 2007 में हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत चीज़ें हुई हैं, हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा, इसमें भी देखा, ठीक है, ध्यान रखना आपको।
और इसके अंतर्गत क्या था, इसका एक लक्ष्य था, नए लक्ष्य भी सम्मिलित थे और पुराने भी थे। इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन को 25 मिलियन टन तक बढ़ाना था। इम्पॉर्टेंट है, कौन सी जो खाद्य सुरक्षा थी जिसके अंतर्गत क्या है, उत्पादन को 25 मिलियन टन तक बढ़ाना। या फिर ये पूछा जा सकता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसका क्या उद्देश्य है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था, कब हुआ था, अक्टूबर 2007 में हुआ था, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि खाद्यान्न जो है, ठीक है, उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है, या फिर हमें जो है 25 टन तक हमें क्या उत्पादन करना है। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत था। इसमें 5 घटक शामिल थे। किन चीज़ों का उत्पादन करना है हमें 25 टन तक, हमें चावल का, दाल का, गेहूं का, मोटे अनाज का और वाणिज्यिक फसल का। तो ये 5 चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो भैया आगे चलते हैं। देखो अगला, हमारी अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रसंस्करण मिशन। हाँ, तो ये क्या है, इसमें जो है भारत सरकार ने ये भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसे लागू किया था। और इसकी जो सन डेट है आपकी 2012 से 2013 है, ध्यान रखो। इसमें जो किसानों की आय बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो शामिल है। तो किसानों की आय किस तरीके से बढ़ाई जा सके, हमारे किसान जो है वो फसलों का उत्पादन करें ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे करेंगे, जब भी तो हमें खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी। तो कैसे करेंगे, जब उन्हें ये जो आश्वासन होगा कि हाँ भाई हमारी जो आय है वो बढ़ेगी, तो तभी तो करेंगे ना। अब मान लीजिए उन्हें घाटा होगा तो वो क्यों करेंगे फसलों का उत्पादन, तो सिंपल सी बात है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो मिशन है उसमें किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ये जो है स्टार्ट किया गया था। उसके साथ साथ खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित कैसे रखा जाए। लंबे समय तक जो है खाद्य पदार्थ जो हैं, ऐसा होता है ना कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मटर आ जाती हैं। आप देखते हैं सब्जी भी घर में हमारी मटर की ज़्यादा बनती है, हर चीज़ में मटर डलती हैं। ठीक है, तो ये तो मजाक हो गया, मजाक नहीं असलियत है, मेरे साथ तो होता है। तो देखो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मटर जो है उसे, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, तो किस तरीके से लंबे टाइम तक उसे जो है हम संरक्षित रख सकें। अब ऐसा आप देखते हैं जो फ्रोज़न मटर है हमें गर्मियों में मिलती है ना। तो ये एक तरीका जो है खोजा गया है कि हाँ भाई एक टाइम ऐसा आता है जब वो जो एक खाद्यान्न है, वो जो हमारी जो भी खेती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम अगर उसे सेव नहीं करेंगे तो वो हमारी ख़राब चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, फिर वो कूड़ा ही बन जाएगी। तो उसे जो है हम आने वाले टाइम के लिए, जब हमें हमारे हमारे पास फसलें इतनी ना हो, ठीक है, खाद्यान्न इतना ना हो, उस टाइम पर हम उसे यूज़ करें। तो वो जो है उसके लिए जो तरीके वगैरह हैं वो जो है वो खोजना इसी राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत था। तो 2 चीज़ें इसके उद्देश्य रही हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला है भारतीय खाद्यान्न निगम। भारतीय खाद्यान्न निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई, 14 जनवरी आपकी 1965 में हुई थी। 1965 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखना है आपको। तो भारत खाद्यान्न निगम जो है 14 जनवरी 1965 में हुई थी। इसका पहला जो जिला है उसका कार्यालय जो है कहाँ पर था, तंजावुर में था, यानी कि तमिलनाडु में जो है इसका पहला जो कार्यालय है कहाँ पर था, इस खाद्यान्न का, भारतीय खाद्यान्न निगम जो है इसका कार्यालय पहला कहाँ पर था, तंजावुर था इसका। ठीक है, जिस तमिलनाडु कहा जाता है वहाँ पर खोला गया था। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने के लिए करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो भी कहाँ पर थी, तमिलनाडु में ही थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था, कार्यालय तो तंजावुर तमिलनाडु में था, ठीक है, पहला। मुख्यालय कहाँ पर था इसका, दिल्ली में था, दिल्ली में है अभी भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं हमारे लिए, जो बेसिक नीड्स की हमारी वस्तुएं हैं जो हमें खाद्यान्न के मामले में चाहिए ही चाहिए, जैसे गेहूँ, चावल हो गया, और केरोसिन, क्योंकि हमें आग जला के खाना पकाना भी तो है ना, चीनी हो गई। तो ये बेसिकली कौन सी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर जो उसमें राशन की दुकानों में यही चीज़ें मिलती थी, और अब तो मिलती हैं अभी भी। तो राशन की जो दुकानें हैं वो खोलना भी किसके अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत है। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें जो है आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको उचित मूल्य पर जो है दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो है उनके पास पहुंचाना, या उपभोक्ता के पास जो वितरण करना ऐसी वस्तुओं का, वही क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। अब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ ये क्या है।
राशन की जो दुकानें खोली गई वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे गेहूं, चावल, केरोसिन, चीनी, इस टाइप की जो आवश्यक वस्तुएं हैं खाद्यान्न की, उन्हें क्या है एक दुकान के जरिए जो उपभोक्ता हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, ठीक है, उपभोक्ताओं के पास इन दुकानों के जरिए, राशन की जो दुकानें हैं उनके जरिए क्या है ऐसी वस्तु को पहुंचाना या फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना ऐसी वस्तुओं को, वही क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पर डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं है कि चावल जो है 100 के जो भाव है उसमें दे रहे हैं, नहीं, एक उचित मूल्य पर, कम से कम मूल्य भी कहा जा सकता है, एक उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को जो है ऐसी वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ऐसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं या फिर खाद्यान्न की जो सामग्री है उपलब्ध करवाना ही एक दुकान के जरिए वही क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है उपभोक्ताओं, विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर वस्तुएं मिलना। यानी कि जो उपभोक्ता, वो भी कौन से उपभोक्ता, इसमें टारगेट किए गए उपभोक्ता को ध्यान रखना है। ऐसे उपभोक्ता जो क्या है जिनके पास ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उनको जो है ये चीज़ें उपलब्ध करवाना, ठीक है। कमजोर वर्ग के जो उपभोक्ता हैं उनको ऐसी चीज़ें जो है उपलब्ध करवाना। इससे क्या है कमज़ोर वर्ग के उपभोक्ताओं के अंदर आपने देखा जो कैलोरी जितनी उन्हें लेनी चाहिए उतनी कैलोरी भी नहीं होती है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इतनी कैलोरी भी नहीं होती थी, तो इसके लिए सरकार, उन्हें खाना उपलब्ध नहीं होता था, तो सरकार जो है हर किसी को खाद्यान्न जो सुरक्षा प्राप्त हो, तो इसलिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखो इसमें क्या होता है, जो कमज़ोर वर्ग के जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें कम कीमतों में या फिर जो कीमतों के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिल जाए, इसके लिए, यानी कि कभी तो 100 के भाव पे चावल बिक रहे, कभी 50 के भाव पर, तो उनके पास नहीं है इतने रुपए भाई, तो इसलिए जो है सरकार क्या है वो भूखे ना सोएं, इसलिए सरकार जो है उनके लिए जो है राशन की दुकानें खुलवाई गई हैं, और ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत एक उद्देश्य कि देश की जो विशाल जनसंख्या है उसे क्या न्यूनतम पोषण जो स्तर है वो उपलब्ध हो। न्यूनतम पोषण स्तर यानी कि जितना पोषण उनके अंदर होना चाहिए। आपको पता है बहुत सारी पोषण से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, गोइटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो इस तरीके की जो पोषण से संबंधित जो भी बीमारियों से जो है हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो पीड़ित होती है, उन चीज़ों से बचाने के लिए सरकार ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की है। राशनिंग की जो दुकानें वो स्टार्ट की है, जहाँ पर जो है एक उचित मूल्य पर जो है लोग हैं उन्हें क्या मिल सके, उन्हें भोजन उपलब्ध हो सके, ठीक है। भोजन नहीं कहेंगे, भोजन तो पका हुआ होता है, यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सके खाद्यान्न के मामले में। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर ये कब स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है कब स्टार्ट हुई थी। ये 1997 में जो है, ये 1997 में स्टार्ट नहीं हुई थी, ध्यान रखो ये कब स्टार्ट हुई है, ये हुई थी 1947 में स्टार्ट की गई थी। आई थिंक 1947 ही थी, और डबल चेक कर लेना भाई, मुझे इतना याद आ रहा है 1947 में थी। और इसे और भी ज़्यादा प्रभावी बनाया गया और उसका नाम चेंज किया गया, आपको ध्यान रखना है। जैसे नीति आयोग नाम चेंज किया गया ना उस आयोग का, इसी तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इसका नाम चेंज किया गया। और क्या क्या नाम रखा गया, आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आगे एक छोटा सा एक और शब्द लगा दिया गया, लक्षित। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे TPDS भी कहा जाता है, फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS। ये 1997 में जो है इसका TPDS कब स्थापित हुई, 1997 में जो है स्टार्ट की गई, ध्यान रखना। चेंज किया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम 1997 में TPDS, यानी कि टारगेट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, यानी हिंदी में है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये रखा गया इसका नाम। अब यहाँ पर आप लक्षित जो शब्द जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया आपको ध्यान रखना। पहले क्या होता था, बहुत सारे जो परिवार थे जो गरीबी रेखा से नीचे भी नहीं थे, उन्होंने राशन के कार्ड बनवाए हुए थे और आराम से राशन लेते थे। और भी चीज़ें जैसे जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचाया जाता था, जो भी खाद्यान्न की चीज़ें जो सरकार पहुंचाती थी वो नहीं पहुंचता था, उचित क्वालिटी का नहीं पहुंचता था। अब सरकार ने 1997 में एक फ़ैसला किया कि राशन के कार्ड जो हैं BPL इस तरीके से और APL के कार्ड बनेंगे, ठीक। तो ये जो है गरीबी रेखा से नीचे जो होते हैं उन्हें क्या है BPL की श्रेणी में रखा गया, गरीबी रेखा से जो ऊपर होते हैं उन्हें APL की श्रेणी में रखा गया। APL की फुल फॉर्म क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन, और BPL की फुल फॉर्म क्या है, इसकी है बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो जो बीपीएल वाले जो लोग हैं उन्हें जो है राशन जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि पूरे भारत में से किनको टारगेट किया गया है, बीपीएल वाले लोगों को टारगेट किया गया है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं उस वर्ग को टारगेट किया गया है। तो यानी कि ये जो नाम चेंज किया गया है, इसीलिए नाम चेंज किया गया कि यहाँ पर किसी को टारगेट किया गया है, और यहाँ पर टारगेट जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो भी किसी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली रख दिया गया इसका नाम। क्यों? यहाँ पर एक वर्ग को लक्षित करके उसे जो है यहाँ पर खाद्यान्न जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ है। जनसंख्या को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया। आपको ध्यान रखना, जब पूछा जाए बीपीएल और एपीएल में कौन सी जो हमारी प्रणाली रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का कौन सा अभियान ऐसा रहा है जिसमें ऐसा किया गया है, तो टीपीडीएस में किया गया। गलती से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मत कर देना, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसा नहीं था। ये कब हुआ? जब इसका नाम चेंज कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया, यानी कि टीपीडीएस कर दिया गया। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसे फटाफट, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो भाई, टीपीडीएस जो नाम है इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 1997 में रखा गया। इसकी फुल फॉर्म है टारगेट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों तक उचित मूल्य पर पहुंचाना, वो भी दुकानों के जरिए, यही था इसका उद्देश्य। और इसमें जो है ये था इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य। अब जो है टीपीडीएस में एक और चीज़ ऐड कर दी गई, इसमें जो है एक लक्षित जो वर्ग है उसे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया गया, और इस जनसंख्या को 2 भागों में बांट दिया गया, बीपीएल और एपीएल। और जो बीपीएल वाले हैं उन्हें जो है ये सुविधा उपलब्ध की जाने स्टार्ट कर दी गई। तो यही था हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मेगा फूड पार्क। अब मेगा फूड पार्क क्या है? ये भी एक प्रणाली है खाद्य सुरक्षा की। मेगा फूड पार्क, जो मेगा फूड पार्क है, ये योजना आपके सितंबर 2008 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, सितंबर 2008 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, मेगा फूड पार्क। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत देश के अलग अलग स्थानों में 10 मेगा फूड पार्क जो है स्थापित किए गए। तो आपको ध्यान रखना है, देश में अलग अलग जो स्थान है उसमें 10 मेगा फूड जो है स्थापित किए गए थे। और इस योजना का क्या उद्देश्य रहा है? ये देखो क्या है। कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना, यानी जो कृषि का जो प्रोडक्शन जो होता है, जो उत्पादन होता है, उसका नुकसान जो हो रहा है उसे कम करना। दूसरा, स्थायी आपूर्ति व रख रखाव व्यवस्था। स्थायी जो आपूर्ति है और रख रखाव की व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा जब उत्पादन हो जाता है तो उसे जो हम सुरक्षित कैसे रख सकें, वो चीज़ इसमें ऐड की गई। खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करके उनका मूल्य संवर्धन करना। देखो, जो चीज़ इसमें बताई गई ना, इसका उद्देश्य वो आपको पता होना चाहिए मेगा फूड पार्क का क्या उद्देश्य है, साथ ही साथ ये कब लागू हुई। और किसानों की जो आय है वो बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। किसानों को बाजार से जोड़ना इसका उद्देश्य रहा है। जैसे पहले आपको पता होगा कि किसान जो है वो जो मार्केट में नहीं बेचते थे, बिचौलिया जो होते थे उनके बीच में होते थे, वो किसानों से सामान खरीदते थे, मार्केट में जाके बेचते थे और अपना फ़ायदा उसमें कमा लेते थे। वो ना तो खेती करते थे ना मेहनत करते थे। फसल जब पूरी तैयार हो जाती थी, जब किसानों के पास जाते थे और बहुत सस्ते मूल्य में उनसे खरीदते थे और बस बेच देते थे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि मेहनत जो कर रहा है उसे तो फल मिलना चाहिए ना, तो इस चीज़ से बचाने के लिए किसानों को बाज़ारों से लिंक करना एक महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो बाजार है उपलब्ध करवाना, उनकी सूचनाएं जो हैं किसानों तक पहुंचाना। अब तो आजकल क्या है, किसानों के लिए बहुत वेबसाइट वगैरह बन गई है, उन्हें जो बहुत तरीके सिखाए जाते हैं और ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर फसल में कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके लिए भी उन्हें गाइड किया जाता है। नंबर वगैरह भी ऐसे बन गए हैं जिससे वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और उसका जो है प्रचार प्रसार है वो टेलीविज़न और विज्ञापन के थ्रू भी किया जा रहा है। तो ये बहुत हद तक जो है इन चीज़ों को टारगेट करते हुए किया जा रहा है। तो ये जो मेगा फूड पार्क है, इनमें सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद जो है आपका, इसके बाद